हे गाइस, तो शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स को रिलीज हुए अब 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन वो आखिरी सीन था जहां हमने एवेंजर्स के एक वर्जन को असेंबल होते हुए देखा था और ये सभी एवेंजर्स वॉन्ग के साथ 10 रिंग से निकल रहे बीकन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उस मीटिंग के बाद इन 10 रिंग्स का आखिर क्या हुआ और अब जबकि आने वाले 2 एवेंजर्स मूवीज रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम पर फोकस करने वाले हैं, तो क्या ये रिंग्स कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे फ्यूचर में या फिर मार्वल इस प्लॉट पॉइंट को ओपन एंडेड ही छोड़ देगा? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10 रिंग्स के एग्जिस्टेंस के पीछे ओरिजिनली कैंग का हाथ होने वाला था। इनफैक्ट ना सिर्फ 10 रिंग्स बल्कि मिस मार्वल के बैंगल्स भी इनिशियली कैंग से कनेक्टेड होने वाले थे। ओरिजिनली डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलने वाला था कि 10 रिंग्स और बैंगल्स दोनों ही पिछले मल्टीवर्सल वॉर के रेलिक्स है। अगर इन्हें कंबाइन कर दिया गया तो बैंगल्स और 10 रिंग्स एक डिवाइस की तरह ऑपरेट करने वाले थे जिससे रियलिटीज को क्रिएट किया जा सकता था, रीशेप किया जा सकता था और पूरी की पूरी रियलिटीज को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता था। जो बीकन शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा, उसका सिग्नल इनिशियली काउंसिल ऑफ कैंग्स पिकअप करने वाले थे। उनका मकसद इन रिंग्स को कलेक्ट करने के पीछे यही था कि उनके खिलाफ जो भी सुपर हीरोज या सुपर पावर्ड बीइंग्स खड़े होंगे उन्हें वो इजीली खत्म कर सके और मल्टीवर्स पे सिर्फ काउंसिल ऑफ कैंग्स रूल करे। और अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में हमें पता चलने वाला था कि इन रिंग्स का सिग्नल दरअसल उनके ओरिजिनल क्रिएटर के पास जा रहा था, जो था ही हू रिमेन्स। उसी ने इन वेपन्स को बनाया था और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उसने अर्थ 616 पे इन वेपन्स को प्लेस कर दिया और ये उसने किया था पुराने मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन और करंट मल्टीवर्स के क्रिएशन के बाद, जिससे कि करंट रियलिटी के हीरोज इस बार का मल्टीवर्सल वॉर जीत सके। और बिल्कुल इसी तरह से ही हू रिमेन्स हर मल्टीवर्सल वॉर जीतते आ रहा था। यही ही हू रिमेन्स का एक्चुअल प्लान होने वाला था ओरिजिनली। उसे सब कुछ पता था शुरू से कि आगे क्या होने वाला है, इंक्लूडिंग उसकी खुद की डेथ, उसके कैंग वेरिएंट्स का फिर से एग्जिस्टेंस में आना, लोकी का गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाना और ना सिर्फ उतना ही बल्कि उसे यह भी पता था कि काउंसिल ऑफ कैंग्स एक दिन अर्थ 616 को इन्वेड भी करेंगे। इसीलिए उसने ये रिंग्स और बैंगल्स अर्थ 616 पे भेजे थे जिससे एक दिन ये दोनों ही रेलिक्स शांग-ची और कमाला को मिले। उसने इन दोनों रेलिक्स को ऐसे ही प्रोग्राम किया था कि उनका फुल पावर तभी ही एक्टिवेट होगा अगर वो शांग-ची या कमाला के पोजीशन में आते हैं। अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में कैंग द कॉन्करर, जो कि क्वांटमनिया के एंड में उसके मल्टीवर्सल इंजन कोर में कंज्यूम हो गया था, वो इवेंचुअली बाहर आकर इन काउंसिल ऑफ कैंग्स को डिफीट करके खुद इन रेलिक्स की मदद से अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने वाला था। और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कैंग को हराने के बाद सभी हीरोज ही हू रिमेन्स की मदद से इन्हीं रेलिक्स के थ्रू नए मल्टीवर्स को क्रिएट करने वाले थे। यानी कि ओरिजिनली 10 रिंग्स और बैंगल्स बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले थे आने वाले दोनों ही एवेंजर्स मूवीज में। लेकिन अब क्योंकि कैंग का कैरेक्टर एक तरह से साइडलाइन हो चुका है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम सेंट्रल विलेन होने वाला है, तो क्या अब इन दोनों रेलिक्स का कोई रोल आने वाले एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में होगा? अब हमें यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि इवन दो कैंग का कैरेक्टर साइडलाइन हो चुका है, लेकिन इन दोनों ही रेलिक्स का ओरिजिन अभी भी वैलिड हो सकता है, क्योंकि ही हू रिमेन्स एक पॉइंट तक तो एग्जिस्ट करता ही था एमसीयू में। एक मेजर चेंज मार्वल यहाँ पर ये ला सकता है कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में जो काउंसिल ऑफ कैंग्स का अर्थ 616 पर इन्वेजन होने वाला था, उसके बदले डॉक्टर डूम अब अर्थ 616 को इन्वेड करेगा और ये दोनों मल्टीवर्सल रेलिक्स उसके पोजीशन में आ सकते हैं और इन्हीं रेलिक्स से डॉक्टर डूम अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। अब रही बात एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के एंड की, तो उसमें मल्टीवर्स दोबारा रिस्टोर इस बार शायद ही हू रिमेन्स ना करे, उसके बदले फ्रैंकलिन रिचर्ड्स नया मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का कैरेक्टर एज अ बेबी डेब्यू करने वाला है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में, जो कि अगले साल जुलाई में रिलीज होने वाली है। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा है, जिसके पास रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स है और वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स है पूरे मार्वल यूनिवर्स में। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन अपनी इन्हीं पावरफुल एबिलिटीज से मल्टीवर्स को दोबारा रिस्टोर करता है उसके कोलैप्स के बाद सीक्रेट वॉर्स के एंड में। सिमिलरली यहाँ एमसीयू में भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मल्टीवर्स को रिस्टोर कर सकता है अपनी एबिलिटीज से, और इस रिस्टोरेशन के प्रोसेस के लिए उसे अपने पावर्स के साथ साथ इन रिंग्स और बैंगल्स के कॉम्बिनेशन का भी यूज करना होगा। अब तक हमने इन दोनों रेलिक्स का एक साथ यूज किसी भी एमसीयू मूवी में नहीं देखा है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि इन रेलिक्स को यूज करना इतना भी आसान नहीं होगा। इन्हें यूज करने वाले पर्सन पर काफी हेवी टोल आ सकता है, बिल्कुल जैसे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ यूज करने से उस पर्सन पर एक जानलेवा असर हो जाता है। इनफैक्ट द मार्वल्स के एंड में ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि अगर कोई पर्सन इन दोनों बैंगल्स को भी एक साथ पहनता है तो भी वो पर्सन उन बैंगल्स के पावर को नहीं झेल सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि जब ये दोनों ही रेलिक्स एक साथ यूज होंगे
तो उसे यूज करने वाले पर्सन पर किस तरह का असर होगा। और इस बात से ये भी कंफर्म हो जाता है कि इन रेलिक्स को यूज करने वाला पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। इसीलिए जब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के एंड में मल्टीवर्स दोबारा शुरू होगा तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही वो पर्सन हो सकता है जो इन रेलिक्स को सही तरीके से ऑपरेट कर पाएगा। ऑलरेडी कुछ रूमर्स चल रहे हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर, जहां मार्वल किसी 13-14 साल के लड़के को कास्ट कर रहा है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के रोल के लिए। और कॉमिक्स में भी वो इसी एज का था जब उसने अपनी एबिलिटीज से मल्टीवर्स दोबारा शुरू किया था। यानी कि मार्वल स्टूडियोज ऑलरेडी यह इंडिकेट कर रहा है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स काफी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करने वाला है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। और यही शायद रीजन है कि उसका डेब्यू फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में होने वाला है। अगर इन दोनों रेलिक्स को एक साथ यूज करना इतना ही डिफिकल्ट है तो हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में डूम खुद कितना पावरफुल बनेगा। ओरिजिनली एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी के एंड में क्वांटमएनिया का कैंग द कॉन्करर बियॉन्डर कैंग में ट्रांसफॉर्म होने वाला था। और इस पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो इन रेलिक्स का यूज करके अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने वाला था। और कॉमिक्स में बियॉन्डर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स है जो कि मल्टीवर्स के बाहर रहकर मल्टीवर्स को मेंटेन करते हैं। यानी कि डूम को खुद इतना पावरफुल होना पड़ेगा कि उसे बियॉन्डर्स के लेवल की कॉस्मिक अवेयरनेस आ जाए और तब जाकर वो अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर पाएगा और गॉड एम्परर डूम बन पाएगा। और डूम इतना पावरफुल कैसे बनेगा उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये थी मेरी थियरी 10 रिंग्स और बैंगल्स के फ्यूचर को लेकर। क्या आपके हिसाब से ये दोनों रेलिक्स दोबारा एमसीयू में हमें दिखेंगे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।